तो जब तक मनुष्य के अंदर शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संचार नहीं होता है तब तक वो कल्पनाओं में भी कम रह जाता है। कर्तव्य निर्वहन के लिए सबसे उच्च और आदर्श का पद है। जब टीचर अपने लैब में, अपने क्लासरूम में, अपने क्षेत्र में जब स्टूडेंट्स को पढ़ा करके निकलता है तो उसकी खुशी अपार होती है, उसका जीवन जैसे बढ़ जाता है, उसको आनंद मिलता है। कोरोना ने, इस महामारी ने हमको जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है। जब छात्र कक्षा की ओर उन्मुख कम होगा तो शिक्षक भी उत्साहहीन हो जाते हैं। जब भी आप उच्च स्थान को पाने के लिए प्रतियोगिता करते हैं तो आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रतियोगी मिलते हैं। एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स रेंजर्स के कैंप, ये सब शिक्षक और छात्र को बहुत अंतरंगता, बड़ी आत्मीयता प्रदान करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DNN व्यूज़ पे। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है सफ़र अनोखा सा, और उसका पहला एपिसोड आज शूट हो रहा है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि वो मेरे गुरु होने के साथ साथ एक महाविद्यालय, मतलब 200 साल पुराने इतिहास के प्राचार्य भी हैं। और चलिए बिना समय गवाए हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं के पास जानते हैं। नाम मैं बताऊंगा, बाद में उन्हीं से जानेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वो कम ही रहेगा। अगर हम उन्हीं से जानेंगे उन्हीं के बारे में तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बिना समय गवाए चलते हैं हमारे आज के गेस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। आज आप हमारे साथ में हैं, ये बहुत हमारे लिए हर्ष की बात है कि आप हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए बहुत जानकारी देने वाले हैं। और आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमें समय लेने में करीबन 3 से 4 हफ्ते निकल गए, लेकिन बहुत हर्ष की बात है हमारे लिए सर। हमें भी खुशी है आज, चूँकि आप हमारे विषय में कुछ जानना चाहते थे और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, तो खुशी हमको भी है। और मैं सबसे पहले अपने परिचय से आरंभ कर दूं। मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ल, प्राचार्य, आगरा कॉलेज आगरा। अब आप बताएं, आप हमसे क्या विशेष जानना चाहते हैं? सर, जैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके क्षेत्र से हुई, तो आपने क्या बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे एक महान शिक्षक बनना है और इतने विशाल भविष्य वाले कॉलेज में जाना है जो 200 साल का इतिहास रखता है, अनेकों प्रिंसिपल, अनेकों यहाँ पर लोग आए, अनेक लोग महान बने, संवैधानिक पदों पर गए, तो आपको यहाँ मौका मिला, तो ये अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई? देखिए, बचपन में लोग सपने तो देखते हैं बट उन्हें मालूम नहीं रहता कि वो कहाँ जाएंगे। या सही बताएं तो जब तक मनुष्य के अंदर शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संचार नहीं होता है तब तक वो कल्पनाओं में भी कम रह जाता है। ठीक है, तो आरंभ तो किया इस उम्मीद के साथ, माता पिता के आशीर्वाद से, कि जहाँ भी रहें उच्च रहे। यद्यपि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा सर्वोच्च पद पर रहे, ठीक है, लेकिन यह है कि बाकी तो ईश्वर के अधीन होता है। आरंभ यहीं से था। उन्होंने हमेशा हमसे लक्ष्य दिया कि और चले जाना उस हद तक जिसके आगे राह नहीं। अब मुझे नहीं मालूम कि अभी वहाँ तक हम हैं कि नहीं, लेकिन यह है कि आरंभ से ही हमने अपने विषय में कुछ अच्छे के लिए ही सोचा था और ईश्वर से प्रार्थना भी हमेशा की थी। शिक्षा दीक्षा प्रतापगढ़ से ही आरंभ हुई। केपी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के बाद वहीं शहर का एक बड़ा प्रतिष्ठित महाविद्यालय मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी, जिन्हें प्रतापगढ़ का मालवीय जी भी कहा जाता है, उनके द्वारा स्थापित है, और वहीं से हमने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद पास में ही अमेठी जनपद में
रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यह संयोग और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा कि दोनों ही परीक्षाओं में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक भी प्राप्त किए। उसके बाद वहीं रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य जी के निर्देश पर हमने 2 वर्ष मैनेजमेंट स्कीम में पढ़ाया भी, 2 सत्रों में अध्यापन भी किया। फिर ईश्वर की कृपा रही कि उच्च शिक्षा आयोग से चयन हो गया और प्रतापगढ़ जनपद में गंगा जी के तट पर एक ऐतिहासिक कॉलेज, मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज, वहाँ पे हमारी पोस्टिंग हो गई। गंगा जी की सेवा का अवसर लगा। वह महाविद्यालय बड़ा पुराना और ऐतिहासिक महाविद्यालय रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में राजा दिनेश सिंह जी के द्वारा, जो कैबिनेट मंत्री रहे हमेशा भारत सरकार में और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रणेताओं में से एक माने जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ डिप्लोमेट के द्वारा स्थापित उस कॉलेज में हमको संस्कृत विषय में अध्यापन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चूँकि अध्यापन हमारे रग में बसा है, अध्ययन और अध्यापन ये हमारा जीवन है। हम ना अध्ययन से दूर रह सकते हैं, ना अध्यापन से दूर रह सकते हैं। शिक्षा देना पैतृक गुण है। हमारे पिताजी भी सुयोग्य शिक्षक हैं और आज भी लगभग 85 वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद भी उनके पास क्षेत्रीय छात्र आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो उनसे पढ़ने और पढ़ाने की कला सीखी है, उसका प्रयोग किया और ईश्वर पर अटूट विश्वास होने के कारण अपने कर्तव्य से दूर कभी नहीं रहे हैं। जब जब हमें अवसर लगा है, हमने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया है। यहाँ तक कि महाविद्यालय में छात्रों छात्राओं को अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से भी पढ़ाने का, बढ़ाने का प्रयास किया। हमेशा उनके करियर को संवारने में हमारी दिलचस्पी रही है। बहुत ग्रामीण, रूरल एरिया, रिमोट एरिया का कॉलेज रहा, लेकिन वहाँ के छात्र बड़े टैलेंटेड रहे। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ उस महाविद्यालय में अध्यापन करके, क्योंकि बहुत ही आर्थिक विपन्नता के क्षेत्र में भी छात्रों की जो रुचि रही है वो अध्ययन में ज़बरदस्त रही है। और उस रुचि का परिणाम ये रहा कि उनको थोड़ा सा भी प्रोत्साहन मिल जाने पर, थोड़ा सा भी उनको प्रोवोक कर दिए जाने पर वो सब बड़ी अच्छी जगहों पर गए और आज अच्छी जगहों पर हमारे छात्र शोभायमान हैं। सर, आपने संस्कृत विषय ही क्यों चुना? इसके पीछे कौन प्रेरणा स्रोत रहे आप? एक्चुअली संस्कृत हमारे परिवार की भाषा है। संस्कृत हमारे पूरे गोत्र में बसी है। मैं जिनको नहीं जानता, हमारी पीढ़ी के उन पूर्वजों को जिनसे मेरा सामुख्य नहीं हुआ है, जिनके दर्शन लाभ हमें नहीं हुए हैं, उन लोगों से आरंभ करके हमारे परिवार में संस्कृत रही है, रची है, बसी है। इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग से होने के बावजूद संस्कृत हमारी हमेशा सामान्य से बेहतर रही है। ये हमारे पिताजी का हमें आशीर्वाद है। वो हमें सोते जागते उठते बैठते हमेशा पढ़ाते और रटाते रहे हैं, इसलिए संस्कृत में रुचि रही। और जब संस्कृत विषय को लेकर के हमने ग्रेजुएशन किया तो इसी कारण से हमारे अंक भी हमेशा संस्कृत में बहुत अच्छे रहे हैं। तो छात्र जीवन में कुछ ऐसी स्मृतियाँ रही हों जिससे कि हमारे छात्र भी प्रेरित हो सकें? कि छात्र जीवन तो सबका एक जैसा ही होता है, लगभग सामान्य सा ही होता है, लेकिन छात्र जीवन में हमेशा हमें, चूँकि आकृति से भी छोटे थे, दुबले पतले भी थे, अवस्था भी ज़्यादा नहीं थी, तो शुरुआत में लोग हमको नहीं समझ पाते थे कि ये छात्र है भी कि नहीं है, बीए का छात्र है, एमए का छात्र है। तो एक बार कुछ लड़के आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारे बीए थर्ड ईयर की बात है कि हमारे इतने अंक हैं, हमारे इतने अंक हैं। और एक छात्र ने कहा कि हमारे तो सर्वाधिक अंक होने चाहिए। उसके लगभग 64 या 65% अंक थे। उसने कहा हमारे अंक सर्वाधिक होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अभी तक हमें कोई मिला नहीं। अचानक हम पहुँचे तो लोगों ने पूछा, अच्छा भाई तुम्हारे अंक कितने हैं? मैंने संयोग से अभी अभी वो मार्कशीट लिया ही था, मैंने उनके सामने दे दिया।
और मेरे अंक लगभग 75% थे। उनसे कम से कम 11-12% अधिक थे। तो सारे लोग भौचक्के रह गए। तो लोगों ने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया कि नहीं, ये एक छात्र है जो हम सबसे अलग है। और आगे चल कर के जो जैसे होता है, बचपन में सब दावा करते हैं, सबके अंदर उत्साह होता है, फिर उनका वो उत्साह धीरे से मलिन हुआ था। वो एक विशेष स्मृति बची हुई है। जैसे कि सर ने बताया कि अपने जीवन में हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। तो आप सारे लोग मेहनत करिए और हम भी कर ही रहे हैं, सर के मार्गदर्शन में हैं ही हैं। तो सर, जैसे कि आप एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं, यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी चुनौतियों का आपने सामना किया? ये देखिए, संवैधानिक तो नहीं, ये शैक्षणिक पद है और ये कर्तव्य का बहुत बड़ा पद है। मैं समझता हूँ कि देश की शिक्षा व्यवस्था अगर सुचारू होती है तो देश सही पटरी पर होता है। भारत को दीनहीन मलिन भारत से उठा करके आज विश्व स्तर पर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर ले आने का श्रेय जाता है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को जाता है। ठीक है? ये कर्तव्य निर्वहन के लिए सबसे उच्च और आदर्श का पद है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम किसी योग्य शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आप सबको कुछ प्रेरित करने की जिम्मेदारी हमको मिली है, कुछ अच्छा करने की समाज के लिए जिम्मेदारी मिली है, हम भी चाहते हैं कि हमारे अध्ययनरत छात्र यहाँ से निकलें तो अपने इस कर्तव्य को अपने मन में धारण करके निकलें कि हमें अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाना। एकमात्र विद्यादान ऐसा दान है जो जितना भी देते जाओ उतना बढ़ता जाता है। बाकी सारा धन आप लुटाते हो तो ख़त्म होता है, विद्याधन जितना भी आप लुटाते जाते हो उतना ही वो बढ़ता जाता है। ये सरस्वती का अपूर्व कोश कहा गया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा छात्र भी यहाँ से जाए तो सबसे पहले अपने घर में अपने छोटे भाई बहन, इवन अपने बड़े बुजुर्ग, उनके साथ बैठ करके अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को साझा करें। उनको जो नई नई चीज़ें सीख के जाता है उनको समझाएं, उनके साथ बातें करें, उनकी भी विचारों को, भावनाओं को सुने और सीखें, और इसी तरीके से वो आगे समाज में भी प्रगति करता रहे। जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार में संस्कृत भाषा का बहुत महत्व रहा है, तो आपने सबसे पहले प्रेरणा किससे ली? अपने माता पिता से? मूलतः पहला शिक्षक तो माता ही होती है, ये तो विश्वविख्यात है। माताजी भी हमारे बहुत पूजा पाठ करने वाली, ईश्वर पर आस्था रखने वाली और संस्कृत को थोड़ा बहुत जानने वाली। और उसके बाद पिताजी, जिनका जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अपने पिता का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि वो उसको अपनी छत्र छाया में जितना हो सकता है आगे बढ़ाता है। तो पिताजी ने हमको बहुत शुरू से ही संस्कृत के प्रति अभिरुचि पैदा करने में बड़ा योगदान दिया। सिखाया उन्होंने, पढ़ाया उन्होंने, छंद को गा गा करके रटाया उन्होंने। और वो जो कला उनकी रही है एक योग्य शिक्षक की, मुझे अपने जीवन में सबसे अच्छा शिक्षक अगर कोई मिला तो मेरे पिताजी रहे हैं। यह मैं ही नहीं, उनके सारे शिष्य भी कहते हैं। तो उनकी इस कला का, उनके इस प्रेरणा का हमारे ऊपर असर हुआ और हमने संस्कृत को आरंभ से ही अपने जीवन में उतारना आरंभ किया और आगे चल के वो आज प्रतिफलित है, आपके सामने है। हम जैसे कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना भी किया होगा, तो सर आप बताना चाहेंगे कि एक छात्र को शिक्षक होने के बाद एक प्राचार्य के रूप में जाने के लिए कितनी कठिनाइयाँ देखनी पड़ेंगी या फिर कितना काम करना पड़ेगा? देखिए, कठिनाइयाँ नहीं कहिए इसे, ये चुनौतियाँ हैं जीवन की। जीवन में चुनौतियाँ सबके हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो चुनौतियों से अछूता हो। जब भी आप उच्च स्थान को पाने के लिए प्रतियोगिता करते हैं तो आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रतियोगी मिलते हैं। ठीक है, उन प्रतियोगियों के साथ साथ आपकी प्रतियोगिता आपकी परिस्थितियों से भी होती है।
जैसे कि हम अपने विषय में कहें कि हमारी पोस्टिंग काला कांकर में हुई। काला कांकर एक रिमोट क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है। उस दूरस्थ क्षेत्र में वो सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं जो शहरी क्षेत्रों में मिलती हैं। तो पहली चुनौती परिस्थितिजन्य ये होती है। दूसरी चीज़, जब कभी कॉलेज आपका अपेक्षाकृत छोटा होता है, कम संसाधनों वाला होता है, तो वहाँ पे आपको संसाधन जुटाने की भी समस्या से जूझना होता है। तो दूसरी चुनौती यहाँ से मिलती है। इन सब चुनौतियों के आगे फिर आपको अपने आप को सिद्ध करने के लिए दिनों रात मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको विषय ही नहीं, प्राचार्य जैसे पद पर जाने के लिए तो विषयेतर ज्ञान भी चाहिए होता है। हम केवल संस्कृत के बल पर प्राचार्य नहीं हो सकते थे, हमें तो और भी विषयों को जानना चाहिए था। तो उसके लिए हमें वह सामर्थ्य भी ईश्वर ने दिया। और चूँकि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के भी प्रतियोगी रहे थे, हम लोगों ने आईएएस और पीसीएस की भी तैयारियां की थी। यह संयोग रहा कि उधर ईश्वर ने गति नहीं दी, इधर गति दी थी, यहाँ लिख रखा था। तो उस तैयारी का जो प्रतिफल है वो इधर हमको बहुत अच्छा मिला। यहाँ मैं एक बात आपके माध्यम से अपने सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे हम। पिताजी हमारे हमेशा कहते थे, लेबर नेवर गोज फ्यूटाइल, श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैथिली शरण गुप्त की वह कविता भी सुनाते रहते थे कि संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। वो कार्य करो कि संयोग अगर अच्छा मिले तो वो कभी व्यर्थ ना जाए, और अच्छे कार्य में, अच्छे उपायों से कार्य करने में कभी निष्फलता हाथ नहीं आती। भले ही हम उस तरफ नहीं जा सके, प्रशासनिक क्षेत्रों में नहीं जा सके, लेकिन उस अध्ययन का जो फल मिला हमें वो आज इस प्राचार्य के परीक्षा में मिला। उसने हमें सबसे आगे किया। तो हमें यह मान करके नहीं चलना चाहिए कि अगर हमने एक विषय को पढ़ा और उस विषय से हमें वह फल नहीं मिला तो हम निराश हो जाएं। उस विषय के अध्ययन का फल जीवन में कभी न कभी आपको मिलेगा अवश्य, क्योंकि यह ईश्वर का विधान है कि कोई भी कर्म फल शून्य होता ही नहीं है। हमें फल की आशा से काम नहीं करना है, क्योंकि फल हम जानते ही नहीं हैं कि एक कार्य के कितने होते हैं और किस तरह से ईश्वर हमें फल देने वाला है। जैसे कि हमारे इस कॉलेज की शुरुआत पंडित गंगाधर शास्त्री जी ने की थी। कुछ एक 14-15 छात्रों से शुरुआत की गई थी, संस्कृत के छात्र थे, और वही संयोग 200 साल बाद वापस आया है। आप भी संस्कृत से हैं और संस्कृत के छात्र भी यहाँ पर हैं, लेकिन छात्रों की गिनती बढ़ गई है, शिक्षकों की गिनती बढ़ गई है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी गिनती बढ़ गई है। तो जो शुरुआत छोटे लोगों से हुई, छोटे जनों से हुई, अब वो विशालकाय रूप ले चुके हैं। तो आपको करीबन 1 वर्ष हो चुका है कॉलेज में, तो आपको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस कॉलेज को चलाने के लिए, या आपको करना पड़ रहा है? हाँ, ये सही बात है कि इस महाविद्यालय का आरंभ न्यूनतम छात्रों से हुआ, क्योंकि उस समय अध्ययन के लिए छात्र थे ही नहीं। लोग तो केवल जीविका के लिए जी रहे थे। लोगों के लिए तो 2 जून की रोटी महाभारत थी, पढ़ने कौन आता। लेकिन फिर भी शिक्षा का अलख इस महाविद्यालय ने इस क्षेत्र में जगाया। और वो मैं जब इसके रिपोर्ट्स देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दिन ब दिन वो छात्र संख्या बढ़ती ही चली गई, और आज 14,000 से अधिक छात्र हमारे महाविद्यालय में इनरोल्ड हैं। तो आरंभ से हो सकता है वो दहाई का ही रहा हो, ठीक है। आरंभ से आज जब आप 14,000 से अधिक छात्रों के बीच में हैं तो चुनौतियां तो बढ़ी हैं। आज की जो आपने कहा कि लगभग 1 वर्ष हमको यहाँ प्राचार्य के रूप में पूरे हो रहे हैं, सत्य है 1 वर्ष हो जाएंगे अक्टूबर में। यहाँ प्रशासन में और छात्रों के साथ अनुशासन में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि छात्रों में अध्ययन की अभिरुचि हमें
कम दिखाई पड़ती है। छात्र आता तो है, कक्षा में जाने से कतराता है। जब छात्र कक्षा की ओर उन्मुख कम होगा तो शिक्षक भी उत्साहहीन हो जाते हैं, और जब शिक्षक उत्साहहीन हो जाते हैं तो पूरे कॉलेज का जो एकेडमिक माहौल है, टीचिंग एंड लर्निंग का, वो मंद पड़ जाता है। लेकिन बहुत अच्छा संयोग हमारे साथ ईश्वर हमें हमेशा आगे करते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे आने के पूर्व ही लागू हो चुकी है। इस नीति ने ऐसी व्यवस्था की है कि छात्र को कक्षा में जाना ही होगा, और जब छात्र को कक्षा में जाना ही होगा तो शिक्षक उत्साह से उनको पढ़ाएगा ही, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ाने के लिए ही आया है। वो नहीं पढ़ाता है तो उसकी खुराक पूरी नहीं होती, उसकी मानसिक खुराक अध्यापन है। जब वो पढ़ाता है तो संतुष्ट होता है। मैं भी एक शिक्षक के रूप में यह बात बोल रहा हूँ कि जिस दिन मैं 3 या 4 क्लास अच्छे से ले लेता था, बच्चों के बीच में रह लेता था अपने, तो बड़ी प्रसन्नता से कॉलेज छोड़ता था। आज यहाँ भी वह दशा है। जब टीचर अपने लैब में, अपने क्लासरूम में, अपने क्षेत्र में जब स्टूडेंट्स को पढ़ा करके निकलता है तो उसकी खुशी अपार होती है, उसका जीवन जैसे बढ़ जाता है, उसको आनंद मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती छात्र को कक्षा तक पहुँचाना है, उसके बाद सारी चुनौतियाँ अपने आप खत्म हैं। जैसे प्राचार्य होने के साथ साथ आप एक शिक्षक भी हैं, ऐसे में शिक्षक, विद्यार्थी और प्रशासन तीनों में आप किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं? देखिए, शिक्षक, विद्यार्थी और हमारा छात्र और प्रशासन, ये तीनों एक ही कार्य के लिए हैं। हमारा शिक्षक है शिक्षा दान करने के लिए, हमारा शिक्षार्थी है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हमारा जो प्रशासनिक या कार्यालयी हमारा जो स्टाफ है वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए। ये तीनों एक ही उद्देश्य से जल रहे हैं, प्रकाश करने के लिए। तेल भी, अग्नि भी और बाती भी। ठीक है, इन तीनों में विरोध नहीं है। विरोध जो है वो छलावा या दिखावा है, प्रदर्शन के लिए है, बहकाने के लिए। शिक्षक और शिक्षार्थी जैसा तो संबंध दुनिया में होता ही नहीं है, इससे बढ़कर तो कोई संबंध है ही नहीं। और इन दोनों को जो उपकृत करता है, जो फैसिलिटेट करता है, जो संसाधित करता है, वो अपने आप को और अधिक खुश महसूस करता है कि उसने, क्योंकि वो शिक्षकों के बीच में भी है, वह छात्रों के बीच में भी है। ऐसे में इन तीनों में सामंजस्य न होना, ये कहीं न कहीं प्रशासनिक कमी ही होती है, कहीं न कहीं मानसिकताओं का भेद होता है। मैं यह मानता हूँ कि हमें तीनों के साथ बेहतर तालमेल रखना है। हमारा विद्यार्थी हमारे लिए पुत्रवत है, हमें उसके भविष्य को निखारना है। हमारा शिक्षक हमारे लिए बहुमूल्य है, अमूल्य है, उसको हमें हर तरीके से सुविधा संपन्न बनाना है, उसकी हर समस्या को स्वयं ले लेना है और उसको समस्या मुक्त रखना है। और हमारा जो कर्मचारी वृंद है वो हमारा सबसे बड़ा सहायक है, वो हमारा हाथ है, हमें उसको भी उसी तरीके से फैसिलिटेट करना है, सुविधा संपन्न करना है और उसे आगे के लिए प्रमोट करना है। तो हम सबको साथ में लेकर के चलने के इच्छुक हैं और सब साथ में चल भी रहे हैं। तभी आपका महाविद्यालय आज पूर्व की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ कोरोना भी हमारी ज़िंदगी में आया, तो कोरोना एक नई क्रांति लेकर आया, आधुनिक क्रांति, जो डिजिटल वर्ल्ड के तरफ हमें ले जा रहा है। आगरा कॉलेज भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। कई लोगों से पूछने के बाद पता चला कि आगरा कॉलेज वेबसाइट पे भी है। आगरा कॉलेज को अगर बच्चों को कुछ दिक्कत है तो वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनका ब्यौरा भी है, वहाँ शिक्षकों का भी ब्यौरा है, और जो एक नई चीज़ कॉलेज में होती है वो वहाँ पर जाती है। तो आपको करीबन 1 साल हो गया है, तो इस बीच आप कई कार्यों में रहे, कई चीज़ें कॉलेज में नई आई, कई चीज़ पुरानी ठीक हुई, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना ने, इस महामारी ने हमको जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है।
हमको हमारे ही समाज से पृथक किया है, हमको हमारे ही परिवारजनों से पृथक किया है, एक ही घर में रह करके एक दूसरे को न देखने वाली स्थिति बना दिया। विपत्ति है, इससे बड़ी विपत्ति कुछ नहीं हो सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी समस्याएं, जब भी विपदाएं आती हैं तो हमें सोते से जगाती हैं, और निश्चित रूप से हम लोग जागे हैं। इस समय में गैदरिंग न हो, इसके लिए शिक्षालय बंद कर दिए गए, लेकिन अब आखिर अध्ययन कैसे हो, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग सामने आया। स्मार्टफोन्स के माध्यम से, नेट के माध्यम से, वेब व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन जारी रहा, वो रुका नहीं, और हमने सफलतापूर्वक उस दौर को पार कर लिया। ये हमारी जिजीविषा है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है मानव के भीतर। अब निश्चित रूप से हम लोग हमेशा सतर्क रहेंगे कि कल ऐसी स्थिति आ जाए कि हम इकट्ठा न हो सके, तो हम अपने तकनीकी माध्यम से पहले से पुष्ट रहेंगे कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो कितनी मीटिंग्स, हम शासन से भी मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, कितना श्रम भी बच रहा है, अपव्यय भी बच रहा है, समय भी बच रहा है। तो इसने सिखाया भी बहुत कुछ है। आगरा कॉलेज ने भी अपने आप को बिल्कुल ऑनलाइन अपडेट रखने के लिए कमर कस लिया है। वेबसाइट हमारी अच्छे से कार्य कर रही है, हमने कई स्मार्ट रूम नए स्थापित किए हैं, पुराने एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, कुछ नए और स्थापित करने वाले भी हैं। इस तरीके से आगे चल कर के हम पूरे के पूरे कॉलेज को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पैरेलली चल सके पूरी क्षमता के साथ। इसके लिए हमारा पूरा फोकस होगा, और अभी थोड़ा ही समय बीता है। आने वाले दिनों में आपको आगरा कॉलेज इस तरह का मिलेगा कि किसी भी विपदा को झेलने में सक्षम और अपनी गतिविधियों में निरंतर आगे रहेगा। जैसे कि सर ने कहा कि परिवर्तन ही जीवन है, सर की वाणी से साफ साफ झलक रहा है कि परिवर्तन ही जीवन है। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया। सर, आप इस जैसे कि हर महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के साथ साथ खेल कूद, संगीत की प्रतियोगिताएं, वर्कशॉप वगैरह, कार्यक्रम प्रतियोगिताएं आदि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपने भी नए गत वर्ष के लिए क्या क्या सोचा है? देखिए, आप साक्षी भी रहे हैं पिछले कोरोना पीरियड्स के बाद एक दुविधा थी कि हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारे 6 दिन चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो हों तो कैसे हों। लेकिन हम लोगों ने कमर कसी कि वो होगा और होके रहेगा, और ईश्वर हमेशा साथ देता है जब आप अच्छे कार्य करने चलते हैं। ईश्वर ने साथ दिया। आपका 6 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम आशाएं बहुत अच्छे से संपन्न हुए। आप भी उसके साक्षी रहे हैं, और आपने भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से उनका आनंद लिया है। तो जैसे इतने विपत काल में जब हम लोगों ने अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को जारी रखा है, तो आगे इनके टूटने का कोई किसी तरह की संभावना नहीं है। ये चलती रहेंगी, हर दृष्टि से चलेंगी। अब रही बात खेल कूद की, तो अब हम उस विभीषिका से उबर चुके हैं, और हमारी खेल कूद की गतिविधियां जारी हैं, और ये निरंतर जारी रहेंगी। और हम ये चाहेंगे, जैसे भारत के साथ हम लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, लेकिन ओलंपिक पदक उस तुलना में बहुत कम रहते हैं। ऐसे ही और क्षेत्रों में, गेम्स के क्षेत्र में भी हर जगह है, ये दिखता है। हमको तो क्रिकेट ने हाईजैक कर लिया है पूरा, कि गेम्स का मतलब क्रिकेट ही मान के चलते हैं। अब तो थोड़ा बहुत फुटबॉल और टेनिस और बैडमिंटन वगैरह का भी काफ़ी, चूँकि उसमें मेडल आए, कुश्ती में मेडल आए, तो तीरंदाजी में मेडल आए, तो लोगों का उत्साह बना है। हम ये चाहते हैं कि ये जो नया उत्साह बन रहा है कि केवल क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट भी एक खेल है, खेलों में से एक है, केवल क्रिकेट ही नहीं,
हम हर एक खेल, चाहे इंडोर चाहे आउटडोर, उसमें अपनी प्रतिभागिता बढ़ाएं और उसमें अच्छे स्टूडेंट्स आगे ले आएं, अच्छे प्रतियोगी प्रतिभागी आगे ले आएं। हमारी यह कोशिश रहेगी कि जो खेल हमारे पास उपलब्ध हैं, संसाधनों से उपलब्ध हैं, उनके अतिरिक्त भी जो खेले जाते हैं और खेले जा सकते हैं, उनका भी हम यहाँ पर उद्घाटन करें, उनमें भी हम छात्रों को प्रोत्साहित करें, ताकि भारत का नाम केवल एक क्षेत्र में न रहे या 2-4 गिने चुने क्षेत्रों में न रहे, सारे के सारे खेलों में भारत के प्रतिभागी कम से कम मेडल लेवल पर रहे। जैसे कि इन प्रोग्राम्स को करने से छात्रों और शिक्षकों के बीच में एक डोर बंध जाती है, विश्वास की डोर। बिल्कुल, कि हमारे शिक्षक हमारे लिए तत्पर हैं और शिक्षकों के मन में भी आ जाता है कि ये छात्र हमारे लिए तत्पर है। सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही शब्द कहा आपने कि शिक्षण कक्ष में शिक्षक और छात्र का जो संबंध एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने की कुवत भी होती है और एक दूसरे की क्षमताओं को अच्छे से जान करके उसको निखारने की कला भी आ जाती है। तो जब भी आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं तो आपके शिक्षकों के साथ, आपके गाइड के साथ बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, एक पारिवारिक संबंध डेवलप होते हैं। इसी तरीके से खेल कूद, एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स रेंजर्स के कैंप, ये सब शिक्षक और छात्र को बहुत अंतरंगता, बड़ी आत्मीयता प्रदान करते हैं। इसीलिए जब जब शिक्षा नीति बनी है तो इन शिक्षणेतर गतिविधियों पर भी खूब जोर दिया गया है। आज भी इस नई शिक्षा नीति ने इनको खूब प्रोत्साहित किया है और हम व्यक्तिगत तौर पर इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जैसे स्कूल्स, छोटे महाविद्यालय वगैरह में जो कुछ बच्चे होते हैं उनको डिसिप्लिन के लिए रखा जाता है, हमारे महाविद्यालय में भी डिसिप्लिन सेल है, तो क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि विद्यार्थियों को डिसिप्लिन सेल के साथ में जोड़ा जाए? डिसिप्लिन सेल के साथ विद्यार्थी तो स्वतः जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि समस्याएं भी वो लेकर के आता है और हम निदान भी उसी से ढूंढते हैं, ठीक। तो वो तो उसका ऑलरेडी पार्ट है। हाँ, जब अनुशासन मात्र की बात आती है, चूंकि छात्र क्या है, वो अभी कच्चा घड़ा है, अभी वो उस तरीके से डिसिप्लिन्ड हुआ नहीं है, उसको सिखाना है, तो इसलिए हम हमेशा शिक्षक को उसके ऊपर रखते हैं, प्रानुशासक मंडल को उसके ऊपर रखते हैं, उसको अधिक अधिकार देते हैं कि नहीं, आपको इन्हें नियंत्रित करना है, ठीक है। तो ऐसे में हमें लगता है कि डिसिप्लिन के मैटर में जो डिसिप्लिन्ड छात्र हैं उनका भी साथ हम लेते ही रहते हैं और अधिक लेना भी चाहिए। साथ ही साथ प्रानुशासक जो मंडल होता है उसे इसका पूरा अधिकार होता है कि वह महाविद्यालय के अनुशासन पर पूरा नियंत्रण रखे। आगामी वर्षों में आप क्या क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इस दिशा में आपकी योजनाएं क्या क्या हैं? देखिए, परिवर्तन और विकास ये तो समय के साथ होते हैं। हमारे पास जैसी जैसी चुनौतियां आएंगी हम वैसे वैसे उनमें परिवर्तन करते चले जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन का क्षेत्र है वो ये है कि हम अपने महाविद्यालय का अनुशासन, प्रशासन और टीचिंग एंड लर्निंग उसको अच्छे से मेंटेन करें, उसको हम वर्ल्ड क्लास का बनाएं। लोग देखें तो कहें कि इस कॉलेज में आदर्श शिक्षण की व्यवस्था है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और छात्र कभी भी बुरा नहीं होता। छात्रों के भेष में कभी कभी अराजक तत्व आते हैं। आप लोग भी छात्र रहे हैं, महसूस करते हैं इन बातों को कि आप तो अपने गुरुजनों का बड़ा संकोच करते हैं, बड़ा उनका आदर करते हैं, लेकिन आपके साथ आया हुआ जो बाहरी व्यक्ति है उसके लिए तो गुरुजन नहीं, वो तो सामान्य व्यक्ति है। वो तो ऐसे ही घूमने चला आया है, तफरी लेने चला आया है। उनको महाविद्यालय परिसर से दूर रखना,
उनको महाविद्यालय में किसी तरह के हस्तक्षेप से दूर रखना, ये पहली चुनौती होती है। तो जो आउटसाइडर है, जो हमारा स्टूडेंट नहीं है, उसे हम कैसे पहचानें, ये हमारे लिए एक चुनौती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो छात्र है वो अपने आप में अलग दिखाई पड़े। इसी के लिए यूनिफॉर्म कोड होता है हर महाविद्यालय में, कुछ में नहीं भी है, लेकिन प्रायः महाविद्यालय यूनिफॉर्म कोड इसीलिए लगाते हैं कि हम दूर से देख करके छात्र को पहचान सकें। यूनिफॉर्म भी बाजार में मिलने वाली चीज़ है, तो कभी कभी दूसरा व्यक्ति, अराजक व्यक्ति भी उसको पहन के आ सकता है, या अपने भाई का पहन के आ सकता है, दूसरे का पहन के आ सकता है। तब उसके लिए दूसरी स्क्रीनिंग होती है, उसका आई कार्ड। आई कार्ड में भी कभी कभी लोग मैनिपुलेशन कर लेते हैं, गड़बड़ी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इस बार की योजना ये है कि हम आई कार्ड, डिजिटल आई कार्ड जो महाविद्यालय से बांटें, उसकी हम पूरी देख रेख रखें कि उसकी कॉपी कोई न कर सके, दोबारा उसको कोई बना ना सके, और बनाए तो बिना मेरी जानकारी के वो न बनाया बनवा सके। तो हमारी कोशिश ये है कि इस तरीके से हम अपग्रेड करें अपने कॉलेज को। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ छात्रों को असुविधाएं होती हैं, जैसे छात्र हमारा पुत्र है, उसको यहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए लाइब्रेरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों पर हमने इस बार फोकस कर रखा है, और सत्र के अंत तक पानी और रिफ़्रेशमेंट की व्यवस्था तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। आपके पूरे महाविद्यालय में आरओ लगे हुए हैं, कई आरओ लगे हुए हैं जगह जगह पर, और उनके साथ साथ वाटर कूलर भी लगे हुए हैं। ये व्यवस्था तो हम लगभग कर पाए हैं। रिफ़्रेशमेंट की भी व्यवस्था कर दी गई है, आपकी कैंटीन खुल गई है, हॉस्टल के लिए मेस खुल गए हैं, और हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि कैंटीन में गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपको उपलब्ध हो रही है, और हम कोशिश करेंगे कि मेंटेन रहे। लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है और बहुत समृद्ध है। इसे हम डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी आपके फिंगर टिप्स पर हो, आपके मोबाइल पर हो, ताकि ज़रूरी ना हो कि आप लाइब्रेरी के कक्ष में, वाचनालय कक्ष में ही बैठें। आप अपने घर में भी बैठें, आपको पासवर्ड अलॉट हो और आप अपनी पुस्तकों को पढ़ सकें। इसकी कोशिश जारी है, और हमें उम्मीद है कि सत्र के अंत तक हम ये भी पूरा कर ले जाएंगे। जैसे कि आप संगीत में एक विशेष रुचि रखते हैं, आप कॉलेज में अपने पदभार ग्रहण किया, तभी एक प्रोग्राम हुआ था संगीतोत्सव, जिसमें रेखा तिवारी जी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जी आई थी। तो क्या आप ऐसे ही प्रोग्राम आगामी सत्र में, और अपनी म्यूज़िक की रुचि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम के विषय में आपको जानकारी है ही कि पंडित गंगाधर शास्त्री व्याख्यानमाला के नाम से हमने व्याख्यानमाला आरंभ किया है। परीक्षाएं चूँकि कंटिन्यूअसली ये है, हम इसको अच्छा तो नहीं मानते हैं, लेकिन मजबूरी है। 4 महीने तो परीक्षाएं लगातार चलती हैं। 27-28 मार्च से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ एक आध दो तिथियों में, मार्च के अंत से परीक्षाएं शुरू हुई थी और अभी तक परीक्षाएं चल रही हैं, और अभी नई परीक्षाओं की तिथि भी घोषित हो चुकी है। तो आप मान के चलिए कि यह महीना भी कहीं न कहीं परीक्षाओं से बाधित रहेगा। परीक्षाओं की वजह से हम अपने छात्र को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने व्याख्यानमाला को परीक्षाओं के बाद के लिए रख रखा है। तो 2 व्याख्यान और तैयार हैं। जैसे ही परीक्षाएं खत्म होंगी, सत्र आरंभ होंगे, व्याख्यान शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कई विभागों ने सेमिनार्स आयोजित करने की ठान लिया है। वो भी आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आरंभ हो जाएंगे और कंटिन्यूअसली अब वर्षों तक चलते रहेंगे, यहाँ रुकाव नहीं है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हमारे यहाँ पहले भी रहे हैं, अभी भी आने वाले हैं, उन पर भी विधिवत कार्य होता ही रहेगा, ये भी रुकने वाली चीज़ नहीं। तो ये सब तो गतिविधियाँ हैं। आपने म्यूज़िक की बात की है कि संगीत में रुचि है, तो संगीतोत्सव हुआ था, 1 दिवसीय संगीतोत्सव म्यूज़िक विभाग ने कराया था, और बहुत ही सुंदर आयोजन था। मैं कह सकता हूँ कि मैंने पहली बार इतना सुंदर संगीत का आयोजन सामने
देखा था। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसमें जरा सा भी व्यवधान आए। अब मैं चाहूँगा कि साल में कम से कम 2 या 3 संगीतोत्सव होते ही रहे। हमारे पास चल बैजंती है, विश्वविद्यालय से हमने जीती है, ये हमारे ही पास रहे, इसकी तो हम विशेष कोशिश करेंगे ही करेंगे। और संगीत में रुचि का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जीवन में जिसको संगीत में रुचि ना हो। बच्चा बचपन में कुछ नहीं जानता, लेकिन संगीत की ताल पर थिरक जरूर लेता है। तो संगीत मनुष्य के जीवन में उसके हर एक स्टेप में जुड़ा हुआ है। कुछ का निखर कर सामने आ जाता है, कुछ अपने भीतर दबा के रख लेते हैं। हम चाहते हैं कि सबका संगीत सामने आए, क्योंकि संगीत हमें पवित्र मन देता है, संगीत हमें तनाव से मुक्त करता है, और संगीत हमें नए तरीके का आनंद भी देता है, जो सबसे सस्ता और अमूल्य है। ठीक है, सर का कहने का मतलब संगीत हमें जिंदा रखता है। बिल्कुल, संगीत जीवन है। जैसे कि कई छात्र मुझे मिले, बड़े परेशान थे कि उनकी परेशानियां दूर नहीं हो पा रही थी। छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए जैसे कि पेटिकाएं बनाई जाएं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए मासिक बैठक की जाए आपके साथ में, तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि छात्रों का अपने प्रिंसिपल के साथ सीधा संवाद हो? देखिए, मैं पहले तो यह बात आपको बता दूं कि पहले दिन से, जब से मैंने ज्वाइन किया है, तब से हमने छात्रों के साथ कोई दूरी नहीं रखी है। हम व्यक्तिगत रूप से शिक्षक होने के कारण कभी भी छात्र से दूर नहीं रह सकते। जिस दिन हम छात्र से दूर हो गए, उस दिन हम अपने आप को मृत मान लेते हैं। हमारे लिए छात्र ही सर्वस्व है, उसी को गढ़ने के लिए तो हम सब इकट्ठा हुए हैं। छात्रों में आपने जो बात कही कि कुछ छात्रों की समस्याएं नहीं सुनी जाती या दूर रह जाते हैं, वास्तव में वो छात्र संकोची हैं, या यूँ कहिए कि वो कम आने वाले छात्र हैं। उन्हें महाविद्यालय के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो दूर रह जाते हैं। हमारे पास छात्र शिकायत प्रकोष्ठ है, जो बहुत लंबा प्रकोष्ठ है, 20 से अधिक शिक्षक उसमें हैं, किसी के भी पास वो चला जाए। इसके अलावा प्रॉक्टोरियल बोर्ड, एंटी रैगिंग, ये दोनों भले अनुशासन मात्र के लिए हैं, लेकिन इनको भी हमने व्यक्तिगत तौर पर यह निर्देशित किया है कि आप लोग छात्रों की समस्याओं पर ध्यान रखिए। और अंतिम बात, छात्र के लिए हम हमेशा उपलब्ध होते हैं। छात्र हमारे पास हमेशा आता है। मैंने अपने गेट पर भी कह रखा है कि मीटिंग न चल रही हो किसी विभाग की, किसी समिति की, उसके अलावा छात्र कंटिन्यूअसली मेरे, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कम से कम प्रतिदिन 50 छात्र तो मुझसे मिलके ही जाता है। तो छात्रों के पास शिकायतों को निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। कभी कभी नया छात्र होता है, नवागंतुक होता है, तो समझ ना पाए, सही जगह ना पहुँच पाए, तो वो गलत जगह जाता है, भटक जाता है। यद्यपि उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि छात्रों के लिए शिकायत पेटिका भी हो, छात्रों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ सेल निरंतर एक स्थान पर बैठे, जिसमें समय पर कम से कम 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो अवश्य 2 हमारे शिक्षक बंधु रहेंगे। ठीक है, तो आने वाले दिनों में, यद्यपि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी समस्या है, लेकिन यदि आपने संज्ञानित किया है तो इसको भी दूर कर दिया जाएगा। छात्र के लिए हम सब हैं। जैसे कि सर ने इतनी सारी बातें बताई हमारे बीच में, एक हमारे पुराने प्रिंसिपल रहे हैं डॉक्टर मुख्तार सिंह, अगर उनका नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे संग नाइंसाफ़ी है। उन्होंने इतना काम किया कॉलेज के लिए कि वो अमर हो गए। तो सर, आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप उनसे मिले? बिल्कुल। आप क्या प्रेरणा मिली आपको उनसे? ये एक बड़ा ही हमारे लिए विस्मयकारक, सुखद अस्तित्व का विषय है। कृपा है उनकी कि जब उन्होंने जाना कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पर, मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने किससे नंबर प्राप्त किया और मुझे फ़ोन किया। ये मैं कृपा मानता हूँ उनकी। ये मेरे लिए बड़ा विस्मयजनक आनंद का क्षण था
और उन्होंने अपने विषय में बताई, यद्यपि जिसने उसके पहले किसी ने मुझसे उनके विषय में भी बहुत कुछ बताया था। तो मैं जब उनसे पहली बार बात किया था तो ही मुझे लगा था कि इस व्यक्तित्व में कुछ खास है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका तो पूरा जीवन आगरा कॉलेज के लिए है, और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो समय निकाल करके कुछ दिन बाद मैं उनसे मिलने भी गया, और बहुत ही आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ उन्होंने हमारे साथ कम से कम 2 घंटे बिताए, और एक एक बात, एक एक चीज़ का मार्गदर्शन उन्होंने हमको किया। तो मैं कृतज्ञ हूँ उनका, और आज भी उनका फ़ोन आता है और मेरे द्वारा बुलाए जाने पर वो महाविद्यालय में आते हैं। अभी मुझे आवश्यकता थी, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप 1 घंटे के लिए आ जाइए और समय आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा 12 बजे मैं आ जाऊँगा, और 12 बजने में 10 मिनट पहले ही वो पहुँच गए। मैंने 1 घंटे के लिए निवेदन किया था और वो 7 बजे महाविद्यालय छोड़े हैं, एक एक कोना झांक के गए। ये उनकी आत्मीयता, उनके प्राण बसे हैं इस महाविद्यालय में। उन्होंने इस महाविद्यालय को, जैसा मैंने सुन रखा है, मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे यह बताया गया कि पहले यहाँ अराजकता ज़्यादा थी। डॉक्टर मुख्तार सिंह साहब ने इस अराजकता को दूर किया, व्यक्तिगत श्रम करके, व्यक्तिगत तौर पर लड़ करके उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके इसे ठीक किया। इसलिए उनकी आत्मा यहाँ बसती है। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया, इस महाविद्यालय को जहाँ तक पहुँचाया, मैं उसे एक भी सूत नीचे न उतरने दूँ, उससे कई गुना बढ़ा करके ही यहाँ से जाऊँ। तो हमेशा मैं डॉक्टर मुख्तार सिंह की बातों को ध्यान में रखता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ मुझे आवश्यकता महसूस होती है वहाँ मैं उनसे हमेशा संवाद स्थापित करता हूँ। आप दर्शकों को मैं बता दूं, आपको किसी भी चीज़, मतलब आपको लगे कि हाँ मुझे कमी है, ये दिक्कत हो रही है, कॉलेज परिसर में आप हैं, तो निसंकोच आप प्रिंसिपल ऑफिस जाएं, अपनी पीड़ा बताएं, ज़रूर हल होगी। क्योंकि आज के बाद मुझे नहीं लगता कोई छात्र ये सोचेगा कि उसकी पीड़ा हल नहीं हो रही है। तो सारे लोग ध्यान से सुने। आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये बहुत मेरे लिए हर्ष की बात है कि मेरे को ये मौका मिला सर के साथ इंटरव्यू करने का। बहुत टाइम के बाद मिला, मैंने बहुत कोशिश की तब मिला मेरे को, लेकिन आज मेरे को सर को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, परिवर्तन अगर करना है उसके लिए तो कर्मठ बनना पड़ेगा। तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा सर से, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। तो सर का एक बार जोरदार स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। और अगली बार भी सर को कष्ट देंगे, और मुझे लगता है सर हमको मौका देंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से अपने महाविद्यालय को प्रकाश में लाते रहें, अच्छाइयों को प्रसारित करते रहें, क्योंकि इसी तरीके से सब लोग हमसे जुड़ेंगे। 200 वर्षों का इतिहास है, अगला साल 200 वर्ष पूरे कर रहा है महाविद्यालय। न जाने कितने लोग देश और विदेश में फैले हुए हैं जो इस महाविद्यालय की प्रसूतियां हैं, जिन्होंने यहाँ से ज्ञान की लौ जलाई और दूर दूर तक उजाला फैलाया है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक भी उनके महाविद्यालय की, मेरा क्या है, सब उनका है, सब आपका है, सब समाज का है। हम लोग कुछ क्षण के लिए हैं, एक समय के बाद हमारा भी अस्तित्व यहाँ से हट जाएगा। कृत्य याद किए जाते हैं। अगर हम अच्छा करके जाएंगे तो लोग हमको स्मरण रखेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि उनका महाविद्यालय, उस महाविद्यालय की प्रगति, उस महाविद्यालय के प्रति उनकी भावनाएं, ये सब समाज में प्रचारित हों, प्रसारित हों। और इस अच्छे कार्य के लिए नितेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको वह सामर्थ्य दें कि आप अपने महाविद्यालय ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली हर एक प्रगति को समाज तक पहुंचाते रहें। इसी में जीवन की सार्थकता है। बाकी तो समय की धारा में हम सब बुलबुलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, हर व्यक्ति को कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा शरीर तो चला जाता है लेकिन हमारे कर्म रह जाते हैं।
तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले एपिसोड में आपके साथ फिर होंगे।